गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका रिकॉर्ड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हाल फिलहाल में ये टाइगर रिजर्व जो है चर्चा में था, जिसके कारण ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में हाल ही में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो वर्तमान में देखेंगे कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में, 53 टाइगर रिजर्व हैं। और 53वां टाइगर रिजर्व जो कि कौन है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बहुत से लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर किया है। और अब आते हैं आज के प्रश्नों पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है? 100 दिवसीय, 200 दिवसीय, 300 दिवसीय या फिर 350 दिवसीय? करेक्ट आंसर इस ए है। ठीक है, 100 दिनों तक ये पढ़ाई अभियान चलेगा, जिसका नाम है पढ़े भारत अभियान। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये अभियान। तो देखा जाए इस अभियान की शुरुआत की गई है केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है पढ़ाई अभियान, पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ। इस अभियान की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से की गई है। ये 100 दिनों तक ये अभियान चलेगा। और इस अभियान को जो शुरू किया गया है वो क्लास 8 तक के, यानी कि कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और ये 1 जनवरी 2022 से लेकर के 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा, यानी कि 100 दिनों तक। अगर सप्ताह देखें तो 14 सप्ताह तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अब इस अभियान के उद्देश्य के बारे में अगर समझा जाए तो पढ़ाई अभियान का उद्देश्य क्या है, जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जो टीचर्स होंगे, जो गार्जियंस होंगे और जो कम्युनिटी होंगे, शिक्षक, प्रशासक आदि सहित जितने भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी जो हितधारक हैं उनको उनकी भागीदारिता को सुनिश्चित करेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड क्या है, जो स्टूडेंट हैं, क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं, उनकी अभिव्यक्ति को विकसित करेगा, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करेगा। देखिए हम जो चीज़ सीखते हैं, हम जो चीज़ लर्न करते हैं, उनको हम 2 तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। एक मौखिक तरीके से, एक होता है लिखित तरीके से। और इन दोनों ही तरीकों को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हमारे अंदर चिंतन की एक भावना होनी चाहिए कि हम जो चीज़ किस तरीके से किसी चीज़ को सोच रहे हैं। और साथ ही साथ जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं और या फिर बोलते हैं तो आपकी शब्दावली, यानी कि आपके वैकअप्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे कि आप अपनी बात को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सको। ये अभियान बच्चों की इन्हीं क्षमता को विकसित करेगा, इन्हीं अभिव्यक्ति को क्षमता को विकसित करेगा, उनके अंदर रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा, उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ावा देगा। और इतना ही नहीं, उनकी शब्दावली को भी स्ट्रांग करेगा, जिसमें कि वो और ईजी तरीके से और एक प्रभावी ढंग से अपनी बात को रख सकें लोगों के सामने। ठीक है, तो यही मेन जो है महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में। इस अभियान के माध्यम से बच्चों में इस क्षमता को विकसित किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखा जाए, लेट्स अस कल्टिवेट अ लाइफ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, पढ़े भारत, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई, अगर आप देखें तो बुक्स नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज। जो बुक्स होती है वो सिर्फ हमारे नॉलेज को ही नहीं बढ़ाती है, नॉलेज ही सिर्फ नहीं देती, बट ऑल्सो शेप पर्सनालिटी, बल्कि हमारी पर्सनालिटी को भी शेप देती है। ठीक है, दैट्स एंड दैट द हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स लीड टू अ वंडरफुल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हमारी जो हॉबी होती है बुक्स की रीडिंग करने की, वो हमें क्या करती है, आत्मसंतुष्टि देती है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी ये हैबिट होती है बुक्स को रीड करना। ना सिर्फ ये हमारी पर्सनालिटी को, ना सिर्फ ये हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, बल्कि हमारी पर्सनालिटी को भी बढ़ाती है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। तो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और देखिए ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी से शुरू किया गया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस थिंकर्स का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? ये देखिए 2 बुक हैं और इनका कौन सा संस्करण पूछा जा रहा है, लॉन्च किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? करेक्ट आंसर इज, ठीक है, दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस थिंकर्स का। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस थिंकर्स के दूसरे संस्करण का विमोचन किया है। और ये दोनों पुस्तक की बात करें तो भारत के युवा नव प्रवर्तकों
की सफलता की कहानी का उत्सव है ये। और इस पुस्तक में देखा जाए इनोवेशन फॉर यू, जो कि किस पर है, ये कृषि पर केंद्रीय नवाचारों का एक संग्रह है, जिसमें देखा जाए AIM के अटल ऊष्मायन केंद्रों के द्वारा समर्थित 70 स्टार्टअप शामिल हैं। और अगर हम दूसरी पुस्तक की बात करें जो है इंजीनियर्स टिंकर्स, अटल टिंकरिंग लैब से 41 नवाचारों की विशेषताओं वाली प्रौद्योगिकी पर नवाचारों का एक संग्रह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है जिसका दूसरा संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? अमित शाह को, धर्मेंद्र प्रधान को, नरेंद्र मोदी को या फिर स्मृति ईरानी को? करेक्ट आंसर इज सी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए जो समिति गठित की गई है उसका। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी, जिनको देखा जाए तो औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी औरंगजेब जी के द्वारा। तो इनकी जो है जयंती 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, और इस समिति में केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किया है। ठीक है, और इस समिति में देखा जाए अब कितने सदस्य होंगे, 70 सदस्य होंगे, और इसकी अध्यक्षता देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अन्य सदस्यों में देखा जाए जो समिति में, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह, राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इस समिति के सदस्य होंगे। गुरु तेग बहादुर जी का समय देख लीजिए क्या है, 1621 से लेकर के 1675 के बीच में। देखिए हम सिख धर्म के 10 गुरु थे, उसमें 2 गुरुओं की जो है मुगल बादशाहों के द्वारा हत्या करवा दी गई थी। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। एक तो हमने बता दिया, 9वें गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब जी के द्वारा हत्या करवा दी गई थी, उनको मार दिया गया था। अब हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वो दूसरे गुरु कौन हैं जिन्हें किस मुगल बादशाह के द्वारा उनको मरवा दिया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला प्रोजेक्ट 2220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है, यानी कि आइस को तोड़ने वाला? जापान, चीन, नॉर्वे, रूस? करेक्ट आंसर इज डी, नॉर्वे ने, माफ करिएगा, रूस ने किया है। ठीक है, ये परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट का नाम ये है। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये। तो रूस ने श्रृंखला का अपना पहला प्रोजेक्ट 2220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर, जिसका नाम क्या है, सिविर है, उसको लॉन्च किया है। और इस सिविर के माध्यम से जो आर्कटिक के माध्यम से साल भर शिपिंग के लिए उत्तरी मार्ग को खोले रखने के लिए आइस ब्रेकर के बढ़ते बेड़े का समर्थन करेगा, आर्कटिक क्षेत्र में भारत की व्यापक उपस्थिति को सक्षम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसका जो निर्माण कार्य शिविर का किया गया था 2015 में किया गया था, 2017 से आते आते इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था शिविर का। और ये ध्यान रखिएगा, ये परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है, जिसकी आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। और आर्कटिक जैसा कि हमेशा बर्फ़ जमी होती है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो देश हैं वो अपने आप में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा पहले पहुँच सकता है वहाँ तक। तो जैसे कि चीन हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब प्रतिद्वंदी हैं कि इसके रूस के लोग आपस में एक प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचने का। तो यहाँ पे देखा जाए प्रोजेक्ट 2220 जो है वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर, ये इस समय देखा जाए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली आइस ब्रेकर है। ठीक है, रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, सिबिर नाम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जर्मस पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर इज ए है, गुजरात के द्वारा किया गया। आइए देख लेते हैं। तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ने, उन्होंने देखा जाए जर्मस पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है गुजरात एपिडेमिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होता तो आप इसका आंसर कर देते। ठीक है, तो जर्मस का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात एपिडेमिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि महामारी के दौरान जो सारी चीज़ों को मैनेज करना। देखिए ये एक तरीके से निगरानी तंत्र है। किस चीज़ की निगरानी करेगा? कि जो भी वहाँ के जो पब्लिक और जितने भी निजी यानी कि प्राइवेट जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में जो बेड हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ऑक्सीजन बेड की दैनिक उपलब्धता की ये निगरानी करेगा। किसके तहत?
स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र के तहत। जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर अगर आप वेस्टर्न स्टेट में देखें, स्पेशली महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आपदा हमारे पूरे विश्व में आई हुई है कोरोना के नाम पे, कोरोना के रूप में, और इस आपदा का सामना करने के लिए राज्य हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पे हर देश अपने अपने तरीके से स्वयं को पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गुजरात सरकार ने भी सारी चीज़ की निगरानी कर रहा है कि भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन इन केस ऐसे केसेस आने लगे, बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे, तो उस केस में सारे हॉस्पिटल्स, चाहे वो पब्लिक यानी कि जो सार्वजनिक हों चाहे वो निजी हों, वो अपने स्तर से स्वयं को प्रिपेयर किए रहे हैं। बेड के, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, सारी चीज़ों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित रहे, इसी चीज़ की निगरानी करेगा जर्नस। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए जो हम बात करते हैं जिसकी हेल्थ सेवा मैनेजमेंट सेंटर की, तो ये एक तरीके से गैर संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग जैसे रोगियों को दिए जाने वाले नैदानिक उपचारों की निगरानी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में चर्चा में रहा अफ्तानी वस्त्र निर्माण किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है अफ्तानी वस्त्र। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कैसे जिगजैग तरीके से, रेक्टेंगल तरीके से आप इनके डिज़ाइन को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये अपने जिस तरीके की डिज़ाइन की गई है यहाँ पे, उसी की विशेषताओं, अपनी विशेषताओं के लिए ही ये जाने जाते हैं ये वस्त्र, जो कि स्पेशली वहाँ की जनजाति के द्वारा किए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आइए देख लेते हैं। तो अफ्तानी वस्त्र निर्माण किसके द्वारा किया गया, जो किससे संबंधित है, किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश की एक फर्म है जिसने इस अफ्तानी कपड़ा उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक टैग हेतु आवेदन किया है। ठीक है, इसीलिए ये वस्त्र जो है चर्चा में है। देखिए इस वस्त्र किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जो वस्त्र बुनाई है, अफ्तानी बुनाई जो है, वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति जिसका नाम है अफ्तानी जनजाति, उन्हीं जनजातियों के नाम पे, चूँकि उन्हीं के द्वारा ये बनाया जाता है, इसीलिए इस वस्त्र को भी हम अफ्तानी वस्त्र कहते हैं, उनसे संबंधित है। और ये जो जनजाति है वो देखिए कहाँ निवास करती हैं, तो जो वहाँ पे लोअर सुबनसिरी जिला है, देखिए वहाँ पे सुबनसिरी नदी भी है और वो जिला भी है, उसी जिला मुख्यालय के जीरो वैली में ये जो जनजातियाँ निवास करती हैं। और ये जनजातियाँ जो अपने कपड़ों को, अफ्तानी वस्त्रों का जो बुनती हैं, तो अनुष्ठानों के समय, सांस्कृतिक उत्सव सहित विभिन्न अवसरों पर ये स्वयं इस वस्त्रों की बुनाई करती हैं। और ये जो इनके द्वारा जो वस्त्र बनाए गए उनकी विशेषता क्या है, इनके में देखा जाए ज्यामिति, जिगजैग पैटर्न और कोड़ी डिज़ाइन के लिए ये जो है वस्त्र इनके जाने जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए इस वस्त्रों की डिज़ाइन कोड़ी तरीके से, यहाँ पे देखिए जिगजैग मोशन में लगा हुआ है, जिगजैग ऐसे ऐसे होता है ना, यूं जिगजैग, तो ये सारी इनमें डिज़ाइन स्पेशली जो है अपनी ये डिज़ाइन की विशेषता इनकी है, इसके लिए जाने जाते हैं। और ये जनजाति ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और भी देख लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, उनके नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। और स्पेशली अफ्तानी जनजाति पूछा जा सकता है कि अफ्तानी जनजाति किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियां और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कितने समय तक कॉल विवरण रिकॉर्ड बनाए रखने का आदेश दिया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? करेक्ट आंसर इज 2 वर्षों के लिए जो है दूरसंचार कंपनियों ने जितने भी कॉल डिटेल्स हैं उनके रिकॉर्ड को बनाए रखने का आदेश दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए दूरसंचार विभाग ने जो टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और जितने भी टेलीकॉम लाइसेंस रखने वाली जो कंपनियां हैं उनको आदेश दिया गया है कि वो कम से कम जितनी भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी आईपी एड्रेस हैं, उनको कम से कम 2 साल तक वो रिकॉर्ड को बनाए रखें। ठीक है, जितने भी यूजर्स के। इसके पहले देखा जाए ये 1 साल तक रहता था और ये सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। तो ये देखिए संशोधन किया गया है, यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में संशोधन किया गया है। और ये जो है सुरक्षा कारणों से, चूँकि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने अनुरोध किया था, उन्होंने ये तर्क दिया था कि जब भी वो जांच करते हैं, कोई अपराध हो गया, कुछ भी ऐसी घटनाओं की जब वो जांच करते हैं तो उन जांच को पूरा करने में उन्हें 1 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है। और चूँकि इसके पहले रिकॉर्ड जो होते थे, जो यूज़र्स के कॉल रिकॉर्ड्स होते थे, जो आईपी एड्रेस के जो रिकॉर्ड्स होते थे, वो मात्र 1 साल तक ही रिकॉर्ड में रहते थे। लेकिन इनके अनुरोध पे, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पे, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि उनको 1 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है जांच करने में, इसलिए ऐसे में कॉल रिकॉर्ड्स और आईपी एड्रेस को 2 साल तक सुरक्षित रखा जाए। उसके बाद दूरसंचार विभाग ने ऐसा आदेश दिया है कंपनियों को। इससे पूर्व देखा जाए कॉल डिटेल्स और जो रिकॉर्ड्स होते थे, इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड्स होते थे, उनको संग्रहित करने की अवधि 1 वर्ष तक होती थी। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। काफ़ी ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये सब डायरेक्ट फैक्ट्स वाले प्रश्न हैं। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस जियोलॉजिकल पार्क में एक रेडियो टैग भारतीय पेंगोलिन को छोड़ा गया है? झारग्राम चिड़ियाघर, नंदनकानन चिड़ियाघर, भिवाची चिड़ियाघर या फिर गोपालपुर चिड़ियाघर। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदनकानन चिड़ियाघर में रेडियो टैग भारतीय पेंगोलिन को छोड़ा गया। ये देखिए पेंगोलिन, ये फ्रेंड देखा जाए ये रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा अवैध शिकार किए जाते हैं। खासकर आप चीन वगैरह में देखेंगे तो वहाँ की मान्यता है कि औषधियों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो खालें होती हैं बड़ी स्ट्रांग होती है खालें, तो इनकी ना बहुत ज़्यादा शिकार किए जाते थे। तो सरकार के द्वारा इनको निगरानी और इनके शिकार को रोकने के लिए भी ये काफ़ी चर्चा में थे पेंगोलिन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी आ चुका है, इवन यूपीएससी में प्रश्न इस बार आया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नंदनकानन चिड़ियाघर में किया गया है। तो यहाँ पे हाल ही में देखा जाए सॉफ्ट रिलीज प्रोटोकॉल का पालन और रिलीज के बाद की निगरानी के लिए प्रावधान के बाद उड़ीसा, देखिए नंदनकानन चिड़ियाघर कहाँ पे, जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में स्थित है। वहाँ पे जो रेक उस वहाँ के उस पार्क में, जूलॉजिकल पार्क में रेडियो टैग भारतीय पेंगुइन को छोड़ा गया है। और ये रेडियो जो है टैगिंग में क्या होगा, एक ट्रांसमीटर लगेगा और ये किस पे नज़र रखेगा, वहाँ के जो वन्यजीव गतिविधियों पर ये नज़र रखेगा। इससे पहले भी देखा जाए ऐसे मतलब किया जा चुका है, टैग लगाया गया है, ट्रांसमीटर जो है टैग किया गया था अन्य जानवरों पर भी, जैसे कि बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, प्रवासी पक्षियों पर। तो निगरानी करने के लिए जो वन्यजीव होते हैं जब वो जंगलों में जाते हैं तो उनकी गतिविधियों को निगरानी करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है, उनके में एक ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए इस तरह का कार्य जो है पेंगुइन को जो है टैग करके, रेडियो टैग करने के जो कार्य किया था सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था। मध्य प्रदेश के बाद देखा जाए उड़ीसा जो है दूसरा राज्य बना है जिसने रेडियो टैग किए गए भारतीय पेंगुइन को जंगल में छोड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पेंगुइन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आप खुद से स्वयं से पढ़ लीजिएगा। बाकी नंदनकानन चिड़ियाघर चर्चा में है तो ये भी देख लीजिएगा। आगे है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में लगभग कितने बाघों की मौत हुई है? 130, 120, 126 या फिर 135? करेक्ट आंसर इज सी है, 126 बाघों की मौत हुई है राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के अनुसार, संरक्षण के अनुसार। तो यहाँ पे देखा जाए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, उसने एक आंकड़ा जारी किया है और उसके अनुसार, उस आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021 में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। और ये देखा जाए ये जो आंकड़ा है ये पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक देखा जाए वर्ष 2012 से लेकर के 2021 के बीच में हो सकता है माइट भी जो औसतन जो है बाघों की मौतों का आंकड़ा रहा है वो 98 ऐसा माना गया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 98 ही है। ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाए ये 126 मौतें हुई हैं जो अभी तक की सबसे ज़्यादा बताई जा रही हैं। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार देखा जाए सबसे ज़्यादा जो मौतें दर्ज की गई हैं बाघों की वो मध्य प्रदेश राज्य में की गई हैं, 44 बाघों की मौत। ठीक है, और वहीं पे देखा जाए दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा है, यहाँ पे 26 मौतें हुई हैं बाघों की। और तीसरे स्थान पे कर्नाटक रहा है, यहाँ पे 14 मौतें हुई हैं। इन मौतों के जो कारण बताया जा रहा है इसमें से जो 60 मौतें लगभग हुई हैं, लगभग कह सकते हैं आधी मौतें जो हुई हैं वो उनका अवैध शिकार हुआ है, सड़क हादसों में उनकी मौतें। और अगर आपको पता होगा देखिए लगातार जंगलों की सफाई होने की वजह से ये जानवर जो हैं वो अब बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं, मानव बस्ती की तरफ, मानव समुदाय की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप लगातार सुन रहे होंगे हाथियों के लिए हम लोगों ने भी एक परियोजना देखी थी कि हाथियों को भी मानव बस्ती से दूर रखने के लिए कुछ परियोजना चलाई गई थी रिहैब करके। उसके बाद देखा जाए इसी तरीके का किया जा रहा है। क्यों ये क्या हो रहा है, जब इनके जंगल साफ हो रहे हैं, जब इनके घरों को हम तोड़ रहे हैं, साफ करें, तो ये हमारे घरों में घुस रहे हैं। और जब हमारे घरों में घुस रहे हैं तो मैन एंड एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की भी जान गई है। तो ये क्या कर रहे हैं, इससे भी इनकी भी बाकी जाने गई, क्योंकि ऑब्वियस है हम अपनी सुरक्षा के लिए हम अपना कुछ न कुछ तो करेंगे, सेल्फ डिफेंस के लिए, तो हम इनको मार देते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी मौतें काफ़ी हुई हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी प्रश्न पे, और वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपोल में शामिल होने वाला 10वां गैर यूरोपीय देश बन गया है? इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर इज बी, दक्षिण कोरिया बन गया है 10वां गैर यूरोपीय देश। किसमें शामिल होने वाला?
यूरोपोल में, ठीक है। यूरो यानी कि यूरोपियन पुलिस, ठीक है। पोल उसी से पुलिस से रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन की जो पुलिस है उसमें शामिल हुआ है। तो जो दक्षिण कोरिया की बात करें तो यूरोपियन यूनियन कानून प्रवर्तन सहयोग एजेंसी है और उसमें शामिल होने वाला है। ये 10वां गैर यूरोपीय देश बन गया है। तो यहाँ पे देखा जाए कोरियाई राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी एक प्रदर्शन समझौते पर हस्ताक्षर करके यूरोपोल में शामिल हुई है। अब इससे क्या होगा फ़ायदा, तो ये देखा जाए इसके जो अनुमोदित किया गया था यूरोपियन देशों के द्वारा, यूरोपियन संघ के देशों के द्वारा, तो ये भी हाल के जो 6 अक्टूबर को किया गया था, 27 यूरोपीय संघ के देशों के द्वारा इसको सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। किसको शामिल करने के लिए, दक्षिण कोरिया को शामिल करने के लिए। अब इसके तहत क्या होगा कि दक्षिण कोरिया की जो पुलिस है वो यूरोप के 17 देश, ठीक है, 17 सदस्य राज्यों और 9 गैर यूरोपीय देशों के साथ, वहाँ की एजेंसियों के साथ, वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अब उनसे अपना सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, अब जब सूचनाओं का आदान प्रदान होगा तो जितने भी एशिया और यूरोप के बीच जो सक्रिय खतरनाक आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो माफिया हैं, उन पे क्या किया जाएगा, लगान कसा जा सकेगा, ठीक है। और यूरोपोल की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। किसके द्वारा, यूरोपियन संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में। इसका कार्य क्या होता है, जितने भी आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ की तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों के खिलाफ लड़ाई करना, लड़ाई का समर्थन करना, उनको रोकने का प्रयास करना, ठीक है, और उन पे लगाम कसना, यही है इसका कार्य। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्ष कब है, इसका गठन कब किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में कौन सा देश है जो गैर यूरोपीय देश है जो यूरोपोल में शामिल हुआ है। अन्य 9 देशों के भी बारे में देख लीजिएगा कौन कौन है। अब आते हैं हम आज के फैक्ट्स ऑफ द डे पे। सबसे पहला फैक्ट्स है कि केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, जिनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। क्या नाम है, स्मृति मंधाना को देखा जाए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने में पाइपलाइंस के निदेशक का प्रभार संभाला है DS नानावरे। अगला है, CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किशोर कुमार एदमे, ठीक है। किशोर कुमार एदमे को क्या किया गया है, CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, किसे, वीरेंद्र सिंह पठानी। वीरेंद्र सिंह पठानी को भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है, निकिता सोकल जो है वो मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। RBL बैंक के MD और CEO बने हैं, कौन बने हैं, राजीव आहूजा जो है RBL बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं। और अगला है, उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किसे, शिप्रा दुरेजा को किया गया है, ठीक है। किस पुरस्कार से, दाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। अगला हमारा, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने सोमा शंकर प्रसाद, ठीक है। ये यूको बैंक के बने हैं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी। और अंतिम हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे की वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, जिसे हम विश्व शांति दिवस के रूप में भी जानते हैं, 1 जनवरी को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये था हमारा फैक्ट्स। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश के नए DG के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे, अविनाश चंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल जो है वो नियुक्त किए गए हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता रखी, किसे रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। ध्यान रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखा गया। और मेरठ में भी अगर हम गांव में जाते हैं तो यहाँ पर एक कस्बा है सरधना कस्बा, उस सरधना कस्बे में गाँव है सलावा और केली गांव में ये रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 32 किलोमीटर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है, कहाँ पे, गोरखपुर में, ठीक है। और अंतिम है कि पृथ्वीराज चौहान शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के पाए गए, कौन से जिले में, बागपत जिले में। और आप ये देख सकते हैं, तो ये पृथ्वीराज चौहान के समय का ये सिक्का है, 16 सिक्के मिले हैं बागपत जिले से, ठीक है। तो इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे।
क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था और वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। ठीक है, आप हमें बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस वर्ष शुरू किया गया और वर्तमान में किस राज्य में बाघों की संख्या है। तो फ्रेंड, इस तरीके से था आज का हमारा सेशन। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।